जय हिंद फ्रेंड्स। आइए इस वीडियो में हम लोग पलायन बेग के बारे में पढ़ते हैं। पलायन बेग, पलायन मतलब समझिए पहले पलायन होता क्या है। देखिए, पलायन मतलब किसी भी चीज़ से उस एरिया से बाहर निकल जाना पलायन कहलाता है। जैसे बिहार का जो मजदूर, बहुत सारा मजदूर यानी बिहार के जनता बहुत संख्या में, भारी संख्या में बिहार को छोड़ करके अदर स्टेट में जाते हैं या फिर अदर कंट्री में जाते हैं। तो यहाँ से मतलब अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनको पलायन कहा जाता है कि वह अपने राज्य से, गृह राज्य से दूसरे राज्य में पलायन हो गए हैं। ठीक है, या फिर दूसरे देश में पलायन हो गए हैं। ठीक है, तो इस मतलब अपना कक्षा या अपना क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाना पलायन कहलाता है। उसी तरह पृथ्वी पर जो स्थित है वस्तु, वो भी अपना जो कक्षा छोड़ करके दूसरे कक्षा में चला जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में चला जाता है, उसी को पलायन कहते हैं। जैसे ऐसा समझिए, यदि कोई वस्तु, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहाँ से कोई वस्तु को हम फेंकेंगे ऊपर। यदि कोई वस्तु को यहाँ से फेंकेंगे तो फेंकने के बाद यहाँ जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, और अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, और वहाँ जा कर के इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो वेग होगा वह जीरो हो जाएगा। और जीरो होने के बाद फिर यहाँ से क्या होगा, नीचे आने लगेगा, यहाँ से नीचे आने लगेगा, फिर आ जाएगा यहीं पे। तो यहाँ पे जो बल लगा mv², यानी कि फोर्स जो लगा, गतिज ऊर्जा लगा, वह 1/2 mv² लगा, और ये mv² से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, mv² से आगे बढ़ा, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा, जितना इसका स्पीड रहेगा उतना ही ना। तो यहाँ तक ज़्यादा गया और जाकर जीरो हो गया यहाँ पे इसका ऊर्जा, और वहाँ के बाद फिर जो त्वरण है, गुरुत्व त्वरण, वह उसके द्वारा वह फिर गति करते आकर के फिर धरती पे चला गया। मतलब यही होता है, अगर हम लोग यहाँ से कोई भी वस्तु फेंकते हैं या बॉल फेंकते हैं तो वह काफ़ी मतलब अंतरिक्ष में नहीं चला जाता है, वह हमारे पास इतना एनर्जी है, ताकत है, वह गुरुत्व ऊर्जा उसको रोकती है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ताकत है वो लगता है गेंद पे, वो काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पर उसका पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है, यानी कि उसका वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और फिर वहाँ से गुरुत्व के द्वारा, अपने गुरुत्व बल यानी कि g द्वारा वह नीचे आ जाता है, फिर धरती पर आ जाता है। लेकिन पलायन कब कहते हैं, इसको पलायन नहीं कहेंगे, मतलब गया और वहाँ से लौट के यहाँ आ गया, फिर धरती पे आ गया, तो उसको पलायन नहीं कहेंगे, क्योंकि वह गया और तुरंत आ गया। पलायन उसको कहेंगे जब यहाँ से कोई चीज़ फेंके और वह वापस लौट के आए ही नहीं, वह ऊपर ही रह जाए, उसको पलायन कहते हैं। ठीक है, तो पलायन मतलब समझ लीजिए, किसी वस्तु को फेंकेंगे वैसा चाल से जो कभी लौट के धरती पर न आए, वैसी चाल को ही पलायन वेग कहते हैं, और पलायन एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है उसको। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। पलायन वेग जो होता है, किसी भी वस्तु को यदि हम VE यानी कि जो इसका पलायन वेग होता है, पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग को VE कहा जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी मतलब अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में स्थापित हो जाना ही एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, मान चलिए कि कोई रॉकेट हो गया या उपग्रह हो गया, कोई भी उपग्रह को हम लोग एस्केप वेलोसिटी के छोड़ते हैं। जैसे एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है, पृथ्वी का अलग होती है, ठीक है, पृथ्वी का अलग होती है, चंद्रमा का अलग होती है। यानी देखिए, ये अर्थ है, अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होगा, ये अर्थ का एस्केप वेलोसिटी यानी कि VE, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि किसी भी वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर के स्पीड से घुमा कर फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगी, वह ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, मैंने पृथ्वी से कोई भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से फेंकते हैं तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रह जाएगा, टंग जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है ना, अनंत तक चला जाएगा।
उसको ही क्या कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। इसको ही कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी, प्लान वेग। एग्जाम में पूछता भी है बहुत बार कि प्लान वेग का मान कितना होता है, लेकिन अब ये नहीं पूछता है, ये बहुत पहले पूछा था, अब जो है इससे टॉप क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में देखते हैं। फिर पूछे आपको चंद्रमा। भाई जब पृथ्वी के प्लान वेग होगा तो चंद्रमा का भी प्लान वेग होगा कि नहीं होगा? तो ये तो अर्थ का हुआ है, ये अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। अब मून का एस्केप वेलोसिटी, मून का एस्केप वेलोसिटी होगा 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये अर्थ का हो गया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और ये मून का 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब दोनों को, यदि चंद्रमा पर कोई वस्तु है तो उसको फेंकने के लिए, उसको अंतरिक्ष से बाहर फेंकने के लिए, मैंने चंद्रमा का जो कक्षा है उससे बाहर फेंकने के लिए 2.37 से स्पीड से मानेंगे तो बाहर निकल जाएगा, और पृथ्वी से 11.2। तो आई होप आपको प्लान वेग समझ में आया होगा। प्लान वेग कुछ भी नहीं है, मतलब पृथ्वी की कक्षा से बाहर फेंक देना ही क्या कहता है, प्लान वेग। वह न्यूनतम वेग जिससे पृथ्वी की कक्षा से बाहर फेंक दिए, उस वेग को ही क्या कहते हैं, प्लान वेग कहते हैं। चलिए इसको नोट भी, लिखना चाहता तो लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि प्लान होता क्या है। मतलब अपना कक्षा छोड़ करके दूसरी कक्षा में स्थापित होना ही क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्लान वेग में संबंध, ठीक है। अब प्लान वेग की गणना, कैसे करते हैं अब इसको देखते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पर लिखते हैं प्लान वेग की गणना। प्लान वेग की गणना, प्लान वेग की गणना, ठीक है। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी, प्लान वेग की गणना। देखिए मान चलिए कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। इसकी जो त्रिज्या है m है, r है, इसका त्रिज्या क्या है, r है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, r है। और इस पे कोई मान लीजिए कि वस्तु जो है वह m है, कितना है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ठीक है। m द्रव्यमान की क्या है, कोई वस्तु है। अब इसको बाहर फेंकना है, इसको कक्षा से क्या करना है, बाहर फेंकना है। तो बाहर फेंकने के लिए गतिज ऊर्जा क्या होगा, इसका जो गतिज ऊर्जा होगा, जिसको बाहर फेंकने के लिए 1/2 mv² होगा। क्या होगा, 1/2 mv² होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब कहिए कि सर एम भी क्या है, तो v है एस्केप वेलोसिटी। v क्या है, ये जो v है, ये है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। ई भी मतलब क्या, एस्केप वेलोसिटी। तो 1/2 mv² से उसको बाहर फेंकेंगे तो वह क्या हो जाएगा, कक्षा से, मैंने पृथ्वी कक्षा से विस्थापित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका जो गतिज ऊर्जा होगा, मतलब इसमें दो ऊर्जा होगा, एक तो गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। वस्तु जो है एक गतिज ऊर्जा होगा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², ठीक है। और साथ ही स्थितिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस mgh होता है, लेकिन यहाँ पे होगा g, कैपिटल G और बड़ा M, छोटा m, ठीक ना, बटा में r, ठीक है। यानी कि G कैपिटल M स्मॉल m बटा में r, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा,
ठीक है। अब दोनों में अंतर समझते हैं। मान के चलिए कोई वस्तु को यहाँ से फेंके और अनंत पर चला गया, तो अनंत पर चला गया तो उसका जो गति होगा, इसको गतिज ऊर्जा को ई के भी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में आता है, और स्थितिज ऊर्जा को ई पी यानी कि पोटेंशियल, ठीक है। एनर्जी और पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से इसको हो गया, यानी कि गतिज ऊर्जा पृथ्वी के जो अंतरिक्ष में चला जाता है, अंतरिक्ष में जाने के बाद उसका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों लगभग क्या होता है, शून्य हो जाता है। दोनों क्या होता है, शून्य हो जाता है। गतिज ऊर्जा भी जीरो हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा भी जीरो होगा। कहाँ पे होगा, यहाँ नहीं, अंतरिक्ष में हो जाएगा जीरो, नहीं माने कि अनंत पर हो जाएगा जीरो, ठीक है। यदि अनंत पे दोनों जीरो हो जाएगा तब कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, तब कुल यहाँ पे ऐसे लिखिए, गतिज ऊर्जा बराबर जीरो। कहाँ पे, गतिज ऊर्जा यानी कि ई के बराबर जीरो, और स्थितिज ऊर्जा माने ई पी बराबर जीरो। ये कहाँ हो रहा है, अनंत पर, ये अनंत पर जब यहाँ से कोई चीज़ फेंके तो वह अधिकतम दूरी तक गया होगा, अनंत पर गया होगा, नहीं कि पृथ्वी कक्षा से बाहर निकल गया होगा, वहाँ पे जाके इसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो भी जीरो हो गया होगा, और स्थितिज ऊर्जा होगा वस्तु का, वो भी जीरो हो गया होगा, ठीक है। तब इन दोनों का हम जोड़ते हैं, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का मान भी जीरो है, अब प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान भी जीरो है, यानी कि कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा, जीरो। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ई के प्लस माने कुल ऊर्जा बराबर ई के प्लस ई पी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको दोनों को मान रखते हैं कि ई के प्लस ई पी यानी कि यहाँ पे 1/2 mv² माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा में r, इस तरह से दिया गया है। अब इसको देखते हैं हम, ऊपर वाला इरेज करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, बराबर का होगा शून्य, यानी कि ई के अब प्लस में ई पी बराबर 1/2 mv² माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा में r, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो जीरो हो गया, यानी कि 1/2 mv² बराबर जी m बटा में r। अब यहाँ पे देखिए तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, ठीक है। तो बचा यहाँ पे ve² बटा में 2 gm बटा में r, यही नहीं बचा, स्मॉल m दोनों कट गया तो बचा गया ve² बटा में 2 बराबर gm बटा में r। अब यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, इससे गुना कीजिए और इससे इसमें गुना करिए। यदि आप देखते हैं कि इससे इसमें गुना करते हैं तो ve² बराबर 2 gm बटा में r होगा, और ve √2 gm बटा में r। इस तरह से इसका जो है मान, यानी कि एस्केप वेलोसिटी का मान होगा √2 gm बटा में r, √2 gm बटा में
और ये एस्केप वेलोसिटी का मान है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक के लिए, ठीक है। अब इसको मान हम जी के जगह पर, ये कैपिटल जी है, इसको उतारते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो जीएम है, एक कैपिटल जी बराबर होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटा में आर स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो जी एम बराबर क्या होगा? देखिए जी बटा वन क्या होता है, जी एम बराबर हो जाएगा स्मॉल जी आर स्क्वायर, यानी कि जहाँ है जी एम वहाँ पे हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे भी ई बराबर, देखिए जी एम है ना, तो रूट अंडर जी एम जगह पर क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जी एम देखना है ना, जी एम जगह पर क्या रखेंगे, ये जी एस स्मॉल जी बटा आर स्क्वायर बटा में आर, तो ये आर से आर कट गया, ये टू रहेगा, यानी कि भी ई बराबर रूट अंडर टू जी आर। इस तरह से स्केप वेलोसिटी का दोनों मान आ गया। एक पहला भी बराबर रूट अंडर टू जी एम बटा में आर, एक तरह से दूसरा है रूट अंडर भी ई बराबर स्केप वेलोसिटी बराबर रूट अंडर टू जी आर। इस तरह से इसका दोनों क्लियर हो गया। अब देखिए इसको आगे इस तरह से प्लान वेग आपका समाप्त हो गया, ठीक है। प्लान वेग क्लियर हुआ। अब देखिए उसके आगे उपग्रह, ठीक है। उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह समझने के लिए सबसे पहले कोई भी पृथ्वी जो है, माने पृथ्वी सूर्य को चारों तरफ जो चक्कर करता है, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये सन है, तो सन के चक्कर कौन काट रहा है? अर्थ, ठीक है, अर्थ। सन को चक्कर कौन काट रहा है? अर्थ। तो पृथ्वी के जो सूर्य जो चक्कर काटता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चक्कर काटता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहते हैं उसको? उपग्रह। तो देखिए अर्थ है, अर्थ को चक्कर काट रहा है, जो अर्थ के चक्कर काटता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। ये क्या है? मून है। मून एकलौता प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी का मून एकलौता उपग्रह है, ठीक है, और वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, इसीलिए वह उपग्रह हुआ, क्योंकि वह ग्रह के परिक्रमा कर रहा है। यदि वह भी इसको सूर्य की परिक्रमा करता तो वह भी ग्रह में की श्रेणी में आता, लेकिन वह पृथ्वी को परिक्रमा कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाता है? वह उपग्रह कहलाता है। देखिए उपग्रह जो है प्राकृतिक होता है और कृत्रिम भी होता है। तो प्राकृतिक रूप से अगर पृथ्वी का पूछा जाए कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। यदि आर्टिफिशियल, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह के बारे में पूछा जाए, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया हुआ उपग्रह, वैसे उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। जैसे में सबसे पहले हम लोग आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट है, भास्कर है, और उसके बाद इनसैट है, 1A 1B, इस तरह से जो है ये सब उपग्रह है। और ये उपग्रह एप्पल भी है, रोहिणी भी है, ये सब उपग्रह है। ये सब उपग्रह छोड़ा गया है, अंतरिक्ष में घूम रहा है चारों तरफ। ये प्राकृतिक नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है, मतलब हम लोग कृत्रिम रूप से बनाया हुआ उपग्रह है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह है, और वह पृथ्वी की कक्षा में क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। और सभी उपग्रह को यहाँ छोड़ने के लिए क्या किया जाता है? एस्केप वेलोसिटी पर उसको छोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि आपको उपग्रह किसे कहते हैं, और उपग्रह की कथन में मतलब जो इसको चक्कर काटता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह को चक्कर काटता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। चलिए, उपग्रह के कक्षीय वेग, उपग्रह के कक्षीय वेग, ठीक है। अगला है उपग्रह, समझ लिए। अब उपग्रह के कक्षीय वेग के बारे में समझते हैं, ठीक है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ऑर्बिटल
वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब निकलना है उपग्रह के कक्षीय वेग, उपग्रह के कक्षीय वेग यानी वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। देखिए यहाँ में जो कोई पृथ्वी है, मान के लिए ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ के जो त्रिज्या है वह r है, और इसके जो उपग्रह होगा इसी के चक्कर काटेगा ना, चक्कर काटेगा। तो ये उपग्रह जितनी ऊंचाई पर चक्कर काटता है उसको क्या बोलते हैं, h, उसको h से डिनोट करते हैं, उसको क्या करते हैं, h से, और इसको r से। ठीक है, इसको r से, त्रिज्या को r से, और उसको जो ऊंचाई होता है उसको h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसका जो घूम रहा है वह mv² से घूम रहा है। ये चार्ट क्या है, इसका जो वेलोसिटी f जो है किससे घूम रहा है, a mv² से। मतलब जो उपग्रह है, उपग्रह जो है कि कौन से mv² से घूम रहा है, v0 से घूम रहा है, और v0 क्या है, v0 क्या है, ऑर्बिट ऑफ वेलोसिटी, ऑर्बिटल ऑफ वेलोसिटी, माने कक्षीय उपग्रह का क्या है, चाल है, कक्षीय उपग्रह का क्या है, चाल है। ठीक ना, कक्षीय जो उपग्रह है उसकी चाल क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट भी कहते हैं, या ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं उसको। ठीक है, वृत्तीय कक्षा में यह आवश्यक अभिकेंद्रक बल है, माने वृत्तीय पर जो घूमने वाला आवश्यक अभिकेंद्रक बल है, जो वृत्तीय कक्षा में जो घूमता है उससे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल। ये आवश्यक अभिकेंद्रिक बल, आवश्यक अभिकेंद्रिक बल, अभिकेंद्रिक बल को क्या कहते हैं, mv0² बटा में r। ठीक है, क्योंकि ये घूम रहा है mv² बटा में r, तो mv0, पहले हम लोग mve पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी, यहाँ पे mv0 है यानी कि ऑर्बिट ऑफ वेलोसिटी, ऑर्बिट ऑफ वेलोसिटी मतलब ये कक्षा की जो वेलोसिटी है, वेग है, उसको दर्शा रहा है vo। ठीक है, तो ये ऑर्बिट ऑफ वेलोसिटी है। अब इसको निकालते हैं, जब कक्षा गुरुत्वाकर्षण F बराबर, मतलब इस पे जो फोर्स लगता है दो वस्तुओं के बीच, मान लें कि यहाँ है एक वस्तु, यहाँ वस्तु, एक पृथ्वी है, एक उपग्रह है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो F बराबर होगा F बराबर होगा G कैपिटल M स्मॉल m बटा में r², कैपिटल M और स्मॉल m बटा में r²। यहाँ पे स्मॉल r है तो स्मॉल r के स्क्वायर कर दीजिए, और F बराबर देखिए mv0r² बटा में r = g कैपिटल M स्मॉल m बटा में r²। यहाँ पे देखिएगा तो कौन कौन कटने वाला है, यहाँ पे कटने वालेगा ये और ये, एक कट जाएगा, यहाँ से स्मॉल m कट जाएगा, यानी कि v0² बराबर gm बटा में r, यानी कि v0 = √g m बटा में r। इस तरह से ऑर्बिटल ऑफ वेलोसिटी का मान निकल गया। ऑर्बिटल ऑफ वेलोसिटी का मान होगा √g कैपिटल M बटा r, g कैपिटल M बटा में r। ठीक है, अब यहाँ पे gm का मान हम रखते हैं। अब यहाँ पे gm का मान रखने पर क्या होगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे यदि gm बराबर, यदि कैपिटल gm बराबर r² जी रखते हैं, कैसे, क्योंकि g स्मॉल g बराबर होता है gm बटा में r² होता है, तो gm बराबर क्या होगा, ये स्मॉल g r², यानी कि इसके जगह पर ये रख देंगे, gm की जगह पर क्या रखेंगे, स्मॉल g r² रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे v0 यहाँ पर रखेंगे, v0 √* gm का मान कितना होगा, ये g स्मॉल g बटा में r², स्मॉल g बटा में r² बटा में स्मॉल r। अब देखिए तो ये स्मॉल r है, स्मॉल r को यहाँ पर देखिए तो इसकी जो ऊंचाई, इसको जो त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, तो यहाँ पे हम रखेंगे, ये दोनों को रख लेते हैं क्योंकि ये सैटेलाइट ऑर्बिट ऑफ वेलोसिटी है। अब इसका मान रखते हैं, यानी कि इसका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो मान होगा वो कितना होगा, r +
एच होगा, आर प्लस एच, तो वी जीरो इज इक्वल टू रूट अंडर जी आर स्क्वायर बटा में आर प्लस में एच, आर प्लस में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस तरह से वी जीरो का मान हो गया आर प्लस एच, यानी कि एच क्या है, ये जो एच है, एच ये है उपग्रह की ऊंचाई। ये क्या है, उपग्रह की ऊंचाई, कितना मैंने पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई कितनी है उसको ही दर्शा रहा है क्या, ये एच। यानी कि अगर कह रहा है कि अगर कोई भी उपग्रह होगा तो उपग्रह यदि जितना ऊंचाई पर होगा, पृथ्वी की सतह से जितनी ऊंचाई पर होगा, वह उसका वेग उतना ही कम होगा, और एक और बात, इसका जो है उपग्रह के द्रव्यमान पर, गति पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। मतलब द्रव्यमान कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो दूरी पर, जितना ज़्यादा दूर होगा उसका वेग उतना ही कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा दूर होगा अर्थ से उसका वेग उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका माना गया इतना। अब हम समझते हैं कि यदि, अब एक और बात समझ लीजिए, यदि कोई भी यदि मान लीजिए कि ये जो कक्षा है ये अर्थ है और यहाँ पे घूम रहा है सैटेलाइट, ठीक है, कृत्रिम सैटेलाइट, ठीक है, ये एच है। यदि मान चलो कि ये एकदम नज़दीक कर देते हैं, आर, ये जो आर है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये आर और ये एच, आर जो है एकदम नज़दीक है, एकदम छोटा है किससे, आर से, मतलब एकदम नज़दीक है। तब क्या होगा, नज़दीक होने की स्थिति में यहाँ पर भी जो जीरो होगा, भी जीरो रूट अंडर जी आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर जब एच जीरो हो जाएगा, मतलब एच न के बराबर होगा, एकदम जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ आर एन होगा, तो अब ये आर और ये आर का होगा, कट जाएगा। यानी कि भी जीरो इज इक्वल टू रूट अंडर जी आर, रूट अंडर क्या होगा, जी आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में अंतर ना। एस्केप वेलोसिटी, जो एस्केप वेलोसिटी वो प्लान वेग और ऑर्बिटल वेग, प्लान वेग और कक्षीय वेग दोनों में रिलेशन निकालेंगे। तो प्लान वेग का मान यानी कि भी ई बटा में भी ओ इक्वल टू भी ई बटा में भी ओ, भी का जो मान है रूट अंडर 2g r होगा, 2g r, और इसका जो मान होगा भी जीरो का मान होगा, ये तो भी जीरो का मान यहाँ एल ही है, ये रूट अंडर जी आर होगा, रूट अंडर क्या होगा, जी आर। यानी कि भी मतलब एस्केप वेलोसिटी और भी जीरो मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों में अंतर करते हैं, निकालते हैं, उन्हें बटा करते हैं, दोनों को बटा करते हैं, बाय में करते हैं, तो देखते हैं, पाते हैं हम कि यहाँ पे जी तो कट रहा है, ये जी तो कट जा रहा है, ठीक है, जी आसानी से कट जा रहा है, लेकिन यहाँ भी आर भी कट रहा है ना, आर भी क्या हो रहा है, कट रहा है, ये दोनों कट जा रहा है। यानी कि यहाँ पे रूट अंडर 2 बच रहा है बटा में 1, यानी कि भी जीरो बटा में भी भी ई बटा में भी ओ, भी जीरो। अब दोनों निकालेंगे, भी ई अनुपात भी जीरो बराबर रूट 2 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। यानी कि रूट 2 अनुपात 1, दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, रूट 2 अनुपात 1 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 अनुपात 1 में डिवाइड हो जाएगा। अब एक और चीज़ निकाल सकते हैं, चलिए तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं थोड़ा। चलिए, उपग्रह के परिक्रमण काल, उपग्रह के परिक्रमण काल यानी कि टाइम पीरियड, वह कितने समय में क्या कर रहा है, उपग्रह पृथ्वी को चक्कर काट रहा है। तो उपग्रह बराबर परिक्रमण, उपग्रह के परिक्रमण काल बराबर कक्षा में पृथ्वी एक परिक्रमा में तय की गई दूरी, एक परिक्रमा में तय की गई दूरी बराबर, ठीक है, एक परिक्रमा में तय की गई दूरी बराबर बटा में कक्षीय चाल, यानी कि ऑर्बिट वेलोसिटी। मतलब एक बार में, ये माने अर्थ है, इसको एक बार घूमने में कितना जो दूरी तय किया है
उसको अब बटा में इसका चाल कितनी स्पीड से घूम रहा है अगर करते हैं तो उपग्रह का निकलता है परिक्रमण काल, मतलब कितने समय में एक उपग्रह पूरे पृथ्वी को चक्कर काट लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जो परिक्रमण चाल मान लीजिए कि देखिए ये वृत्ताकार में तो घूम रहा है, वृत्ताकार में ही घूम रहा है, तो वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो परिधि होगा, परिधि हो रहा है तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, और कक्षीय चाल क्या होता है v0, यानी कि यहाँ देखिए 2 पाई आर बटा में v0। अभी हम निकाले हैं ऑर्बिट ऑफ वेलोसिटी, ऑर्बिट ऑफ वेलोसिटी, तो ऑर्बिट ऑफ जो वेलोसिटी होता है वो निकाले हैं जी आर, क्या निकाले हैं जी आर, कैप स्मॉल जी बटा आर। अब देखिए तो यहाँ पे ये जी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 पाई भी रहेगा, और ये आर जो है ना रूट में है, लेकिन यहाँ से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे वो रूट में आर बचेगा, क्योंकि डबल आर जो आर सिंपल है यहाँ रूट में आर है, तो देखिए आर बराबर इसको हम लिख सकते हैं रूट आर गुना रूट आर। तो एक रूट आर से हम रूट आर से काट दिए तो एक रूट आर बचेगा ना, चलिए ये बच गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बचा, रूट अंडर आर बटा में जी। इस तरह से इसका जो मान होगा, यानी कि टाइम पीरियड का मान होगा, उपग्रह के परिक्रमण काल होगा कितना, उपग्रह के परिक्रमण काल यानी कि टी बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर आर बटा जी, है ना, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आर बटा जी। 2 से 3 बार इसको बोल लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इस तरह से आपका ये टोटल न्यूमेरिकल जो है सोल्व हो गया, और प्लान बैग आपका ख़त्म हो गया। प्लान बैग ख़त्म होने के साथ ही आपको ये अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्लान बैग कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है फिर भी कमेंट करें, नहीं आया तो फिर भी ज़रूर कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम है आपको। जो प्रॉब्लम है